नमस्कार साथियों। आज देश की सीमाओं के सामने एक गंभीर चुनौती आई है। सरकार के सामने, किसी भी सरकार के सामने दो विकल्प होते हैं। या तो वो पूरे देश को साथ लेकर चले और सेना के पीछे खड़े होकर चीन का मुकाबला करें, दुश्मन का मुकाबला करें, और या शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दबा के कह दें कुछ हुआ ही नहीं, एलएसी पे कोई घुसपैठ हुई। अफसोस की बात यह है कि मोदी सरकार ने एक तीसरा रास्ता चुना, जहां जो भी सेवानिवृत्त हमारे सैन्य अधिकारी हैं या सुरक्षा विशेषज्ञ हैं या विपक्ष हैं या मीडिया कर्मी हैं, कोई भी अगर सीमा की जो अखंडता है उस पर सरकार से सवाल पूछे या सरकार को आगाह करे, जैसा कि मई से ही कुछ लोग आगाह कर रहे थे जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको लाल आंख दिखा दी जाए। ये रास्ता चुना है सरकार ने। आप उन लोगों को लाल आंख दिखा रहे हैं जो आपके घर में बैठकर आपको आगाह कर रहे हैं कि साहब अपने घर की सीमाओं को हमें बचाना है, वहां दुश्मन आ चुका है, और दुश्मन को आप क्लीन चिट दे रहे हैं। ये इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ। प्रधानमंत्री का वक्तव्य कि कोई घुसपैठ हुई ही नहीं, उसको आज तक चीन पूरे विश्व समुदाय को दिखा रहा है कि देखिए भारत के प्रधानमंत्री स्वयं बोल रहे हैं कि चीन अपने ही भूभाग पर है और हमारे भूभाग में गलवान है। ये चीन के वक्तव्य। जब रोष बढ़ा, लोगों को गुस्सा आया, हमारे कई रिटायर्ड जनरल्स के ट्वीट्स उस रात के हम सबने देखे और आंखों में आंसू आ गए, जहां वो कह रहे हैं कि हम किस सीमा के लिए लड़ रहे हैं जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसी बात कर रहे हैं। वो आनंद फानंद में दूसरे दिन प्रधानमंत्री कार्यालय प्रधानमंत्री के वक्तव्य का खंडन करता है। यह भी इस देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि प्रधानमंत्री के वक्तव्य का खंडन प्रधानमंत्री कार्यालय करे, वो भी इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर। दोस्तों, कूटनीति के दो उद्देश्य होते हैं हर देश के लिए। एक कि जो हमारे आर्थिक हित हैं उनकी रक्षा हो, और दूसरा हमारे जो सामरिक हित हैं उनकी रक्षा हो। यही दो मुद्दों के लिए कूटनीति का जन्म हुआ। और कूटनीति के माध्यम क्या हैं? एक तो परंपरागत माध्यम होते ही हैं जो सरकारें जिन पर चलती हैं, और पार्टी टू पार्टी, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, संगठन टू संगठन, एक ट्रैक 2 और ट्रैक 3 के भी माध्यम होते हैं कूटनीति के। जब राजनाथ सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, तब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि मंडल 30 जनवरी 2007 को उनसे मिलने आया। और क्या बात हुई, क्या प्रेस रिलीज आई कि भारतीय जनता पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के ऐतिहासिक संबंध हैं। 17 अक्टूबर 2008 चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पोलिट ब्यूरो के सदस्य एक प्रतिनिधि मंडल में राजनाथ सिंह जी से मिलने आए। अध्यक्ष थे राजनाथ सिंह जी। फिर यह दोहराया गया कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को सुदृढ़ किया जाए, मजबूत किया जाए। जनवरी 2009 में आरएसएस और भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के निमंत्रण पर 5 दिवसीय यात्रा पर चीन गया, जहां याद रखिएगा ये 2009 की बात है, जनवरी की। आरएसएस न तब न अब कोई राजनीतिक दल है, आरएसएस तो राजनीतिक दल है भी नहीं, और भाजपा तब सरकार में भी नहीं थी। लेकिन वहां जाकर अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही थी। मैं सिर्फ गिना रहा हूं कि ट्रैक 2, ट्रैक 3 आप जो कहना चाहें। 19 जनवरी 2011 को भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त के अध्यक्ष नितिन गडकरी जी अब एक प्रतिनिधि मंडल को लेकर जाते हैं चीन, 5 दिवसीय यात्रा। फिर से वही बात दोहराई जाती है कि दोनों पार्टियों की, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को और मजबूती प्रदान करने के लिए वो गए। उसमें विजय जॉली भी थे, उसमें और भी अनेक नेता थे। मई 2014 में इनकी सरकार बन जाती है भारतीय जनता पार्टी की, और भाजपा के 13 सांसद और विधायक नवंबर 2014 में चीन की यात्रा पर जाते हैं और वहां द पार्टी स्कूल में कुछ शिक्षा ग्रहण करते हैं। द पार्टी स्कूल वहां का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्कूल है, जो कम्युनिस्ट पार्टी का स्कूल है, जिसमें देश को और पार्टी को कैसे चलाया जाता है वो सिखाया जाता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए लोग वहां सीखने चले जाते हैं। देखिए, ये सब बातें तो मैंने आपको गिना दी।
साथियों, नरेंद्र मोदी जी के चीन से संबंध कोई आज के नहीं, पुराने संबंध हैं। गुजरात में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त की परिस्थितियां ऐसी थी कि सिर्फ एक या दो देश थे जिन्होंने उनसे संबंध बनाए और संबंध रखे। चीन उनमें से प्रमुख था। 4 बार नरेंद्र मोदी जी ने चीन की यात्रा की। अनेक बार चीन के अलग अलग महत्वपूर्ण पदों पर आसीन लोग गुजरात आए। गुजरात में कई करारनामे हुए। गुजरात के बच्चों को क्रीड़ा स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देने के लिए चीन से करारनामे हुए। वाइब्रेंट गुजरात में अनेक करारनामे चीन के साथ हुए। तो ये संबंध जगजाहिर हैं। 2014 मई में जब प्रधानमंत्री बने मोदी जी तो ग्लोबल टाइम्स क्या है? ग्लोबल टाइम्स चीन सरकार और चीन पार्टी का मुखपत्र माना जाता है। जैसे हमारा कांग्रेस संदेश कांग्रेस का माना जाता है, पांचजन्य इनका माना जाता है, स्वराज ऑफ इंडिया आप तो सबसे वाकिफ ही हैं। तो ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि चीन मोदी जी एवं भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने में अपने आप को बहुत सहज महसूस करता है। जी के काम एवं सोच चीन के बहुत नजदीक है। ग्लोबल टाइम्स आगे लिखता है, एंड आई कोट, एज अ राइट विंगर इन इंडियन पॉलिटिक्स मोदी इज मोर लाइकली टू बिकम इंडियाज निक्सन एंड विल फर्दर प्रोपेल द चाइना इंडिया रिलेशनशिप। ये ग्लोबल टाइम्स यानी कि चीन की सरकार कह रही है, यानी कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी कह रही है। 2014 के बाद का इतिहास हमसे ज्यादा आपने देखा। बतौर प्रधानमंत्री मोदी 3 बार चीन के राष्ट्रपति 2016 में गोवा में बुलाया और 2019 में महाबलीपुरम में बुलाया। और हम सबने देखा कि मोदी जी और चीन के राष्ट्रपति जहां साबरमती के किनारे 2014 में झूला झूलते हुए फोटो खिंचवा रहे थे, वहीं उसी दिन उसी वक्त चीन के सैनिक लद्दाख के चुमार इलाके में घुसपैठ कर रहे थे। साथियों, चुमार पर चीन पीछे कब हटा? सशर्त हटा। शर्त क्या थी? शर्त यह थी कि जो तिबले नाम के इलाके में भारत की ऑब्जर्वेशन हट है, भारत के जो बंकर्स हैं, वो सब भारत पहले हटाएगा, फिर चीन पीछे हटेगा। भारत ने शर्त मानी। तिबले में हमने अपना ऑब्जर्वेशन हट हटाया, अपने बंकर हटाए और चीन पीछे हटा। हमारे इलाके के थे वो बंकर, कोई चीन के इलाके में नहीं थे। हम भारत की सेना, भारत की सरकारें कभी किसी दुश्मन के इलाके में नहीं, हम अपने इलाकों की रक्षा करते हैं। ये हमारी उसूल रहे हैं। तब भी हम यही कर रहे थे, लेकिन पीछे हटे। 2017 में जब डोकलाम हुआ, वो भी आप सबने देखा, किसी से छिपा नहीं हुआ। 73 दिनों का एक डेडलॉक हुआ। उसके पश्चात दोनों सेनाएं पीछे हटी और आज तक लगातार खबरें आ रही हैं कि चीन ने वहां अपनी निर्माण गतिविधियां जोरों शोरों से बढ़ा दी। कई निर्माण कर लिए। मोदी जी ने कुछ नहीं बोला। एक बड़ा हैरान करने वाला ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट मैंने देखी। 2017 में, दिसंबर 2017 में जब गुजरात का असेंबली चुनाव हो रहा था, अब असेंबली चुनाव है गुजरात, तो कोई राष्ट्रीय चुनाव नहीं था, तब ग्लोबल टाइम्स लिखता है, चीनी कंपनियां चाहती हैं कि गुजरात में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ही जीत हो। यह ग्लोबल टाइम्स कह रहा है। कई चीनी कंपनियों को विश्वास है कि भारत एक नए और बड़े बाजार के रूप में तैयार हो रहा है। इसके लिए मोदी सरकार जो आर्थिक फैसले ले रही है वह चीनी कंपनियों के लिए फायदेमंद है। ये ग्लोबल टाइम्स यानी कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि चीन की सरकार, यानी कि चीन बोल रहा है। गुजरात चुनाव गुजरात में हो रहा है। उम्मीद चीन की कंपनियां लगाए बैठी हैं कि मोदी जी जीत जाए। आज जब चीन की सेना ने भारत के लद्दाख में, गलवान इलाके में, गलवान घाटी इलाके में, हॉट स्प्रिंग्स में, पैंगोंग झील के इलाके में अगर घुसपैठ की है, तमाम सैन्य मामलों के जानकार बता रहे हैं कि घुसपैठ की है। भारतीय जनता पार्टी की लद्दाख की सभासद उग्रैन वह बता रही हैं, टेलीग्राफ को इंटरव्यू देकर बता रही हैं कि मैं बार बार सरकार को आगाह कर रही हूं
कि हमारे इलाकों में चीन की सेना घुस गई है, मैं अपनी भेड़ जो वहां चराने जाते थे हमारे लोग वहां नहीं भेज पा रहे क्योंकि चीन की सेना का कब्जा हो चुका है। ये तमाम लोग आज से नहीं, पिछले 50 दिन से सरकार को आगाह कर रहे हैं। हम यही तो जानना चाहते हैं। हम आपसे ये नहीं पूछ रहे मोदी जी कि चीन से आपकी घनिष्ठता का क्या राज है, हमें उसमें कोई रुचि नहीं। देश को रुचि है तो हम ये जानना चाहते हैं कि राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष थे, गडकरी जी अध्यक्ष थे, अमित शाह साहब अध्यक्ष थे, तीनों जब अध्यक्ष थे तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, आप सरकार में हो या नहीं हो, आपके संबंध मजबूत करने के लिए आपने कई प्रयास किए, वो भी आए, आप भी गए, बार बार ज्वाइंट स्टेटमेंट्स निकालते रहे। कहीं आप सीखने जा रहे हैं कि पार्टी का अर्थव्यवस्था में कैसे हस्तक्षेप होना चाहिए, ये भी सीखने गए थे साहब। उसका देश को क्या लाभ मिला? हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि देश को इन संबंधों का क्या लाभ मिल रहा है। आज जब सीमाओं पे दुश्मन घुस रहा है तो ये संबंध क्यों नहीं काम आ रहे? हम ये जानना चाहते हैं आपसे। हम यह भी जानना चाहते हैं कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल साहब के सुपुत्र शौर्य डोवल इंडिया फाउंडेशन के मार्फत किन किन देशों की यात्रा करते हैं, किन किन लोगों से मिलते हैं, क्योंकि वक्त ऐसा लाजिमी है और ये इसके जवाब चाहिए देश। शौर्य डोवल साहब कोई छोटा आदमी नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के सुपुत्र हैं और वो इंडिया फाउंडेशन के तहत जाते हैं, अलग अलग देशों में जाते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, क्या बात होती है, क्या संबंध बनते हैं, क्या करते हैं वो जाकर। हम पूरा देश ये जानना चाहते हैं। आप इस देश के रहनुमा हैं मोदी जी, आप तालियों की आहट और वोटों की चाहत के लिए आप सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाते हैं, तो सवाल तो आप ही से उठेंगे। और बजाय इसके कि आप सवालों के जवाब दें, बजाय इसके कि आप अपना पूरा जो भी आपने आज तक चीन के साथ आपकी गुडविल है, पूरे विश्व में जो आपकी गुडविल है, वो कभी आपने क्वाड नाम का कुछ बना दिया, कभी आपने स्क्वाड बना दिया, जो भी आपकी गुडविल है उसका सदुपयोग भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए आपकी कूटनीति क्यों नहीं कर पा रही है? ये सवाल का जवाब भी आप ही को देना होगा। बजाय इसके कि आप सवालों का जवाब दें, बजाय इसके कि आप दुश्मन को लाल आंख दिखाएं, आप अपने ही देश के विपक्ष, अपने ही देश के सेवानिवृत्त फौजियों को, जनरल्स को, अपने ही देश के मीडिया को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। आखिर क्या बात है? क्यों चीन को क्लीन चिट दी जा रही है? क्यों चीन आपकी बातों पर वहां ताली बजा रहा है? क्यों आपका गुणगान ग्लोबल टाइम्स सुबह से शाम तक पिछले 15 साल से 20 साल से कर रहा है? और क्यों उसका नतीजा ये निकला कि आज सीमाओं पर घुसपैठ चीन द्वारा की जा रही है और आप कुछ नहीं? Questions will be asked, Mr. Modi, especially when there are definite reports, satellite images of incursions in the Ladakh region of India by Chinese forces. There are two options before any government. Either you behave like an ostrich, do not see the enemy, or you take the nation with you, build a consensus, build political consensus, take everybody with you, stand behind the army and let the army do what it is very good at doing. Fight the enemy. But Mr. Modi has chosen a third way, which is to get very angry with anybody who questions Mr. Modi, who asks simple questions. Are our borders safe? Have there been any incursions? Can the Indian army continue patrolling in the areas of Ladakh where it was patrolling on the 1st of April 2020? Can we do so on 25th of June 2020 also? These are simple questions. Retired generals are asking these questions. Strategic experts are asking these questions. Opposition, of course, is asking these questions. And some of you, journalists, brave journalists, are asking these questions. Instead of responding to these questions, Mr. Modi chooses to give a clean chit to the Chinese, saying that they did not intrude into our territory. China laps up this comment, uses this comment across the world, saying, look, the Prime Minister of India is saying that China is in its own territory
And then China adds that Galwan is in our territory. After a lot of pressure built by retired generals, built by the opposition, built by you all, the Prime Minister's office comes out to contradict what the Prime Minister said on an important issue, on a critical issue such as border security, such as territorial integrity of the country. This kind of a goof up is absolutely unpardonable. What is the objective of diplomacy, friends? To protect the trade interests of the country, to protect the borders and strategic interests of the country. These are the two, generally two objectives of diplomacy. And the method of diplomacy is, one is a traditional method, and the others are track 2, party to party, organization to organization, track 2 and track 3, and various such methods. When Rajnath Singh ji was the president of the BJP in 2007, 30th January, a delegation from the Chinese Communist Party visited him in Delhi. And joint statement, a press release was circulated, wherein they said both parties need to strengthen their relationship. Again, on 17th October 2008, Rajnath Singh ji was still the president of the party. The members of Politburo of the Chinese Communist Party visited him again, high-level delegation, again repeated that we should strengthen, we have a historic relationship with each other and we should strengthen it further. January 2009, very interesting, the RSS and BJP sent a joint delegation to China. Now, RSS is not and was never a political party. BJP was not, of course, in government in 2009, January. Both go there, meet Politburo members, meet some important individuals of China, and they discuss strategic issues of Arunachal Pradesh and Tibet. Mind you, one is not a political party, the other is not in government. 19th January 2011, Mr. Nitin Gadkari, as president of the BJP, takes a delegation on a 5-day tour to China, meets important people there, discusses important issues there of bilateral importance. But the idea, the stated objective is to strengthen the relationship between the Bharatiya Janata Party and the Communist Party of China. In May 2014, BJP won the election and Mr. Modi became the Prime Minister. In November again of the same year, they sent 13 elected members, both of assemblies and parliament, to China to strengthen the relationship between the two ruling parties of the countries. These were the words used. These people also go to the party school, which is the school run by the Communist Party of China. I don't know what they learn there. When Mr. Modi became the Prime Minister, Global Times, which as you all know, is the mouthpiece not just of the Communist Party of China, but also of the government of China, but primarily it's the mouthpiece of China. If Global Times says something, it's China saying it. So Global Times says that China finds itself very comfortable working with Mr. Modi. Modi ji is a right-winger in Indian politics. He's more likely to become India's Nixon, who will further propel the China-India relationship. So we all know that as Chief Minister of Gujarat, due to the circumstances prevailing during those days, not many countries became friendly to Mr. Modi as the Chief Minister. Only a couple of countries, and China was one of them, became very friendly to the Chief Minister of Gujarat. Mr. Narendra Modi visited China 4 times as Chief Minister and also invited a lot of dignitaries from China from time to time in Gujarat, whether it was the Vibrant Gujarat Summit, whether it was some training of students in Gujarat, different things, different events. But he kept inviting them. There was a good bonhomie between China and Mr. Modi. Once he won the election, we all know what all happened. 2014, thrice he invited
the Chinese premier to India, 2014 in Ahmedabad, 2016 in Goa, and 2019 in Mahabalipuram. We all remember those visuals because when it comes to Mr. Modi, everything is about visuals and optics. We all remember those optics where Mr. Modi and the Chinese premier were sitting on the banks of Sabarmati at the same time in Chumar of Ladakh. The PLA was making incursions. Finally, when the PLA withdrew, it was a conditional withdrawal. The conditions were that India will remove its observation huts at Tibble and its bunkers from India's territory. It was our territory. We agreed to those conditions and then the PLA withdrew. 2017 was Doklam, 73-day deadlock, and we all saw what happened. After the deadlock ended, both sides withdrew. Since 2017 and today, there are regular reports of a large-scale construction activity going on from the Chinese side at Doklam at the point where we had stopped them. We failed to protect our commitment to Bhutan. So therefore, the questions will rise on your diplomacy. In 2017 December, when Gujarat elections, the assembly elections were taking place, Global Times again writes that the Chinese companies want Mr. Narendra Modi's party to win in Gujarat. Global Times writes further that the Chinese companies have faith that India is emerging as a new and a large market thanks to the economic decisions taken by Mr. Modi, which are extremely beneficial to the Chinese companies. This is what the mouthpiece of China writes. Today, when all experts have been warning the government that there are incursions taking place in Ladakh, in hot springs, in Pangong Lake, in the Galwan Valley, when their own counselor, lady called Ugren Chodhan, she keeps saying, she gave an interview to the Telegraph London day before yesterday and mentioned that for the last 50 days there have been massive incursions. She also says she has been warning the government, but nobody listens. The yaks that she has, her family has, are unable to go there. These are grazing lands, belong to India. And now they cannot be used by Indians. This is not me. This is no one but their own counselor who represents the border villages of Ladakh, who is saying this. The Arunachal Pradesh MP, as my colleagues would have told you yesterday, BJP MP from Arunachal Pradesh has been warning his own government of the incursions taking place in Arunachal Pradesh. Yet, no response to those who are asking the questions, those who are pointing it out, or to the enemy. Therefore, we are not interested in knowing the reason why you find yourself so comfortable with China and why China finds itself so comfortable dealing with you. We are not interested in knowing that. But we do want to ask you, if as President of the party, Mr. Rajnath Singh, Mr. Nitin Gadkari, Mr. Amit Shah, everybody has been sending delegations, strengthening the bonds between Communist Party, China and BJP. What has the country gained out of these bonds is what we want to know. Why are the borders insecure despite these bonds that you have? We want to know that. We also want to know the role of India Foundation in the so-called track 2, track 3, whatever they want to call it. When you have a government in place, why does India Foundation keep visiting these countries? Who do they meet? What is the outcome? What is the role of the son of the National Security Advisor, Mr. Ajit Doval? The son, Mr. Shaurya Doval, keeps attending these meetings, keeps going to these countries through India Foundation. Who does he meet there? These are important questions, especially in the light of what's happening on the borders. Has the country gained anything out of these visits? The country demands to know. Each one of us wants to know. Since you are the Prime Minister who loves applause, who can do anything for an applause, who can sacrifice its traditional diplomacy for applause, these questions will be asked to you, Mr. Prime Minister.
whatever is happening on the border today, is it despite the bonhomie which you have with China, or is it because of the bonhomie which you have with China? The country needs to know. आपके सवाल. Thank you, Pawan ji. We'll take questions one by one. पहला रिक्वेस्ट है मोहित दुबे जी का, न्यूज नेशन से. मोहित जी. पवन जी, मोहित दुबे न्यूज नेशन से बोल रहा हूँ. नमस्कार. नमस्कार. मेरा सवाल ये है कि लगातार कोरोना महामारी के दौरान आप लोग सवाल उठाते रहे पे, दिल्ली सरकार पे और केंद्र सरकार पे. चीन विवाद को लेकर भी आप केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं. पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं. तो ऐसे में क्या आप लोग एक स्पेशल वर्चुअल सेशन की भी डिमांड कर रहे हैं कि स्पेशल एक सेशन बुलाया जाए, सत्र बुलाया जाए, ताकि तीनों ही विषयों पर व्यापक रूप से चर्चा हो पाए? बिल्कुल होनी चाहिए. आप देखिए कि पार्लियामेंट की जो कमिटीज हैं उनकी भी बैठक नहीं हो रही. इतना महत्वपूर्ण मुद्दे हैं देश के सामने, और संसद एक ही ऐसा माध्यम है जहां सब मिलकर पूरी बात कर सकते हैं, आदान प्रदान हो सकता है, देश को समझ में आ सकता है क्या हो रहा है और सरकार की रणनीति क्या है, भले वो कोरोना हो, भले वो चाइना हो, इन सब से जूझने के लिए. मैं कई टीवी शोज पे भी और हमारे कई कोलीग्स ने भी बताया होगा आपको कि 1962 का जब वॉर चल रहा था तब अटल जी की मांग थी कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए. नेहरू जी ने तुरंत वो मांग स्वीकार की. एलएम सिंघवी साहब जो पाली से निर्दलीय सांसद थे, उन्होंने नेहरू जी को सलाह दी कि इसको सीक्रेट सेशन रखें ताकि मीडिया में ना आए, क्योंकि आप पर बहुत अटैक होंगे. नेहरू जी ने कहा नहीं, इस देश को ये जानने का हक है कि चीन की सीमा पर क्या हो रहा है और भारत की क्या रणनीति है. नेहरू जी ने बिल्कुल अस्वीकार कर दिया उस सीक्रेट बात को. ओपनली यह सत्र हुआ, हमले भी हुए. अटल जी ने खुलकर जो बात करनी थी रखी, सड़क पर भी रखी. पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में आज भी दर्ज है कैसे उन्होंने भारतीय जनसंघ की एक बड़ा रोष प्रदर्शन रखा था वहां. सड़क पर भी और संसद में भी विपक्ष का ये कर्तव्य, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे मुद्दों पर उठाया जाए, सही वक्त पर उठाया जाए, सही प्रश्नों के साथ उठाया जाए. वही कांग्रेस पार्टी कर रही है. धन्यवाद. अगला सवाल सैयद है आईएनएस से. सैयद. Sir, you have raised issue of BJP's relation with the Chinese Communist Party, but there is a PIL filed in Supreme Court which says NIA should investigate of 2008 visit of Congress Party delegation to China. What do you have to say on it? Syed, these are very cheap methods of distracting an issue, diverting the attention of the country from an issue. As I said, the choice is theirs. They want to behave like an ostrich and don't see the real problem and keep distracting their own attention and the country's attention, or focus on the real problem, address the real problem. It's their choice. We have no problem if Mr. Rajnath Singh or Mr. Gadkari or Mr. Amit Shah, Mr. Nadda, only Mr. Nadda thinks he's the president of the party. Nobody else thinks he's the president of the party. Therefore, I'm not naming him. But all the other three presidents, if they were strengthening their relationship with the Chinese Communist Party, we have no problem. This is part of the track 3 diplomacy. Nothing wrong in that. We are not questioning them on that. All that we are asking them is, what did the country achieve out of these visits, out of this bonhomie between the BJP and the Communist Party of China, where both say we are like-minded, we have to learn from each other. What have you taught us? हमारे लिए आप क्या लाए, देश के लिए क्या लाए उन सारी विजिट्स की? That's the question we have. धन्यवाद पवन जी. राकेश कपूर जी. हाँ खेड़ा साहब, मेरा सवाल ये है कि आपकी को मैंने कल डिबेट में सुना था कि जिस तरीके से 2013 में भगत सिंह कोश्यारी जी के नेतृत्व में जो उस समय विपक्ष के सांसद थे, दौलत पे गोल्डी पे जब चीनी आक्रमण हुआ था, चाइनीज आक्रमण हुआ था, तो प्रतिनिधि मंडल भेजा गया था और मीडिया के लिए भी मीडिया को भी एक्सेस थी. क्या आप समझते हैं कि जो कंफ्यूजन पैदा हो उसको मिटाने के लिए कहीं एक प्रतिनिधि मंडल सभी सांसदों का जाना चाहिए, जर्नलिस्टों के लिए वो इलाका खुला किया जाना चाहिए मीडिया? आप जो कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त बात है. 2013 और 2020 के भारत में यही फर्क आ गया.
आपको अच्छी तरह याद होगा, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमसे कहीं ज्यादा इस बात का ज्ञान रखते हैं कि कारगिल युद्ध तक तमाम मीडिया ने अच्छी तरह से कवर किया था। लेकिन आज की जो सरकार है वो विश्वास रखती है समस्या पर पर्दा डाल देने से, कि अगर समस्या दिखेगी ही नहीं तो समस्या उन्हें लगता है होगी ही नहीं। ये नहीं समझ पा रहे इस बात को कि आप जो देश के अंदर की समस्याएं हैं, वो बेरोजगारी हो, वो अर्थव्यवस्था की समस्या हो, उस पर भी आप सिर्फ कुछ वक्त तक पर्दा डाल सकते हैं। उसके बाद तो असलियत सामने आ ही जाती है। नोटबंदी की असलियत अब सामने आई, जीएसटी की असलियत अब सबके सामने आ रही। जो 2008 में स्लोडाउन पूरे विश्व में हुआ, भारत पर उसका कोई असर नहीं हुआ। आज जो भारत का स्लोडाउन हुआ था, कोरोना से भी पहले जो स्लोडाउन चल रहा था, उसका असर विश्व में हो रहा था। तो आप पर्दा कब तक डाल सकते हैं? यही बात फिर आप सीमाओं की ले आइए। ये ऐसा मुद्दा है, इस पर आप पर्दा नहीं डाल पाएंगे। आपके अपने सांसद अरुणाचल प्रदेश के बता रहे हैं, आपकी अपनी सभासद बता रही हैं लद्दाख की, कि चीन बहुत अंदर तक घुस आया है। आप सेवानिवृत्त जनरल्स की बात नहीं सुनना चाहते, आप मीडिया की नहीं सुनना चाहते, आप विपक्ष की नहीं सुनना चाहते, आप अपने लोगों की सुन लीजिए और पर्दा हटाइए, सच से सामना कीजिए, तभी आप समस्या का निदान कर पाएंगे। धन्यवाद। सिद्धार्थ अगला सवाल पूछना चाहते हैं। नमस्कार सर। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि नेपाल की तरफ, चाइना तो है ही, नेपाल की तरफ से भी पाकिस्तान की तरफ से इस पर वायलेशन हो रहा है, तो क्या ओवरऑल आप लोग कांग्रेस का क्या रुख है फॉरेन पॉलिसी को लेकर? क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी भी जो है कह रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है 2014 के बाद। सिद्धार्थ, आप जो कह रहे हैं नेपाल की बात, 370 स्क्वायर किलोमीटर भारत का, उत्तराखंड का, नेपाल ने अपने नक्शे में दर्ज करा दिया। नक्शा अपने असेंबली पार्लियामेंट सबसे पास करा दिया, राष्ट्रपति जी के सामने भेज दिया अपने राष्ट्रपति जी। हमने कुछ नहीं कहा। धारचूला एफएम रेडियो स्टेशन को अगर आप सुने, धारचूला तो हमारा ही है, उस रेडियो स्टेशन पे भारत विरोधी प्रोपेगेंडा नेपाल का चल रहा है, निरंतर चल रहा है, पिछले एक हफ्ते से चल रहा है। गाने, गीत, सारे भारत के विरोध के गीत चल रहे हैं, जिसमें वो भारत के और राज्यों को भी अपना बना रहे हैं। भारत सरकार कुछ नहीं कर रही। तो जो आत्ममुग्ध फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है मोदी जी की, वो आत्ममुग्धि जो है मोदी जी की, वो भारत के लिए नुकसानदायक सिद्ध हो रही। सेल्फ ऑब्सेस्ड फॉरेन पॉलिसी, इंडिविजुअल सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी, पर्सनलाइज्ड फॉरेन पॉलिसी डजंट वर्क। हम सब देख रहे हैं कि वो नहीं काम कर रही। वो चीन हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, कहीं वो काम आती हुई दिख नहीं रही। तो कोर्स करेक्शन करना एक समझदार नेता की पहचान होती है। हम बार बार यही बोल रहे हैं, मोदी जी 4 साल हैं चुनाव में, 303 सीटें हैं आपके पास, आपको किस बात का डर? राहुल जी बार बार पूछते हैं, बोलते हैं डरिए मत, किस बात का डर है आपको? इतनी सीटें लेकर 4 साल अभी और हैं चुनाव में, आप आत्ममुग्ध हैं, रहें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तालियों की आदत है, उनकी गड़गड़ाहट में आप चूर हो जाते हैं, आप हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सच से सामना करिए, चीन का डट के सामना कीजिए, चीन को क्लीन चिट मत दीजिए। हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो प्रश्न देश के हित में है, ये बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए। वो हम हो, मीडिया हो, सेवानिवृत्त जनरल हो, रक्षा विशेषज्ञ हो, सब देश के लिए चिंतातुर हैं, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। आप पर कोई हमला नहीं बोल रहा, आप डरिए मत। धन्यवाद। शादाब राजस्थान पत्रिका से, शादाब जी पूछिए। पवन जी, अभी आप जैसा कह रहे हैं कि नेपाल ने कई राज्यों पे भी अपना क्लेम करना शुरू कर दिया है, इसी बीच एक जो भाजपा के महासचिव है राम माधव, उन्होंने कल बयान दिया है कि अक्सई चीन भारत का हिस्सा है और हम एलएसी की बात नहीं कर रहे बल्कि एलएसी से आगे जाके बात कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं तो इसमें गिलगिट बल्टिस्तान और अक्सई चीन भी शामिल होता है। तो इस पे आपका क्या कहना है? क्या देखिए, राम माधव जी की बात को तो अब कैसे हम गंभीरता से लें? वो तो कभी जो अखंड भारत की बात करते थे, अब कहते हैं हम तो अखंड भारत की बात ही नहीं करते थे। उनको तो अखंड भारत की परिभाषा से ही जूझते रहते हैं सुबह से शाम तक राम माधव जी, और खुद भी जूझते हैं, संघ भी जूझ रहा होता है उनके साथ साथ। तो उनकी बातों की मैं क्या बोलूं? कहना एक बात होती है कि अक्सई चीन हमारा है, और नेपाल 370 स्क्वायर किलोमीटर आपका ले जाए, नक्शे में दिखा दे, आप कुछ बोले नहीं,
वो सामने सबके दिख रहा है। अरुणाचल में क्या हो रहा है, आपका अपना सांसद आपको दिखा रहा है। लद्दाख में क्या हो रहा है, हम सब आपको बता रहे हैं, आपकी अपनी सभासद आपको बता रही है। तो लफाजी से तो देश नहीं चलता, लफाजी से राजनीति भी नहीं चलती। अब तो आप सरकार चलाने पे आमदा है, लफाजी से वो नहीं हो पाएगा। Samya, please come in. Hello, sir. I have two attached questions. One is about the tweets that came forth today from Mr. Amit Shah, where he spoke about the 45th anniversary of emergency, and he took this opportunity to hit out at the Congress leadership to say that it's power, the greed for power, I beg your pardon, because of which the Congress party had emergency, and even right now there is no internal party democracy, only one family prevails. My second is about Mr. Adhir Ranjan Chaudhary's tweet, where while he is definitely maintaining that the Chinese are taking ward off from the Indian soil, but the kind of physiology that is used to say that India's are not for hatching eggs is denigrating the forces, to say the least, sir. How do you see these statements coming? Samya, the internal democracy question should be asked to Mr. Lal Krishna Advani of the BJP, to Mr. Arun Shourie of the BJP, to Mr. Yashwant Sinha of the BJP. I don't want to. I think beyond this, there is no answer to this. Number two, those talking of emergency today have done everything under their command to compromise every single institution without declaring an emergency. Whether it's the media today, we all know what's the situation today prevailing in the media. Whether it's our institutions totally compromised by the ruling party, have no business even talking about emergency. During emergency, RSS, of course, supported the emergency. Mr. Amit Shah should learn his lessons again. That's not the question. The question is, you keep invoking history and keep committing blunders which were never committed by anyone in the history. The way you have compromised India's institutions is historic, is a historic low. Unprecedented, never happened before, and I hope will never happen again. Your next question is about Mr. Adhir Ranjan Chaudhary's tweet. India's army has shown its valor 65, 67, 71, Kargil, and on innumerable occasions. India's army has to be backed by a strong government will, political will. India's army doesn't act on its own, it acts on political will. All of us are questioning the political will of Mr. Narendra Modi. India's army is capable of creating two nations out of Pakistan. They don't need a certificate of anyone. Mr. Modi should be very clear, Mr. Amit Shah should be very clear about it. My army does not need anyone's certificate. The certificate lies on the global map where Bangladesh is a separate entity today. That's the certificate of India's army. ये certificate देंगे हमें, हमारी फौज को. Therefore, all that we will continue to question is the political will which just doesn't get visible when it comes to China. There is a strange bonhomie between Mr. Narendra Modi and China, 2-decade-old bonhomie. Why isn't the country getting the benefit of that bonhomie is our question. Thank you, sir. धन्यवाद पवन जी. दो सवाल मुझे साथियों ने सीधा भेजा है, मैं एक एक करके पूछता हूँ. पहला सवाल उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के एक ट्वीट पर है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आज से ठीक 45 वर्ष पहले देश पर आपातकाल थोपा गया था. उस समय भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया, यातनाएं झेली, उन सबको मेरा शत-शत नमन. उनका त्याग और बलिदान देश कभी नहीं भूल पाएगा. प्रश्न ये पूछा है कि प्रधानमंत्री जी 19 तारीख के बाद चाइना के संबंध में तो कोई बात नहीं कहते, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी के ऊपर टिप्पणी करती हो तो एक भी मौका नहीं छोड़ते. इस पर आपकी प्रतिक्रिया? प्रधानमंत्री जी भूल जाते हैं अपना ट्रैक रिकॉर्ड, और इतिहास के पन्नों पे जहां इन्हें सूट करता है वहां चले जाते हैं, वहां भी सब कुछ
जोड़ तोड़ करके, घुमा के, तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं तथ्यों को, इनकी पुरानी आदत है। आज पिछले 6 साल से हम खुलकर बोलते हैं। देश के मीडिया का एक बहुत बड़ा भाग किस तरह से प्रधानमंत्री ने उसको कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। देश की तमाम संस्थाओं को, लोकतांत्रिक संस्थाओं को किस तरह से बर्बाद कर दिया, वो सबके सामने है। कब तक पर्दा डालेंगे? लोगों को तो दिख रहा है क्या हो रहा है। तो जो अघोषित आपातकाल आपका है वो और ज्यादा खतरनाक है। वो आप इससे बच नहीं सकते। इस बात से वो खतरनाक इसलिए है क्योंकि वो घोषित नहीं है, उसके कोई कॉन्टोर्स नहीं है, कोई फ्रेमवर्क नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है। और ऐसे में नियम कानून की धज्जियां उड़ाना बहुत आसान हो जाता है और मोदी जी और आपकी सरकार बहुत अच्छी तरह से उनकी धज्जियां उड़ा रही है। धन्यवाद। अगला सवाल है, कल कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस रिलीज जारी किया था जिसमें 2 कार्यक्रम जिसके मार्फत से घोषित किया गया। एक है शहीदों की सलाम दिवस, शहीदों के सम्मान में, और जो कि कल मनाया जाना है, और एक जो है 29 जून को पेट्रोल और डीजल के बढ़ती कीमतों को लेकर के है, जिसमें कि पूरे देश में जो है कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय और बाद जिला कार्यालय और ब्लॉक कार्यालय वो कार्यक्रम करने वाला है। इसके संबंध में आप कुछ कहें। जी, देश के सामने अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा कोरोना से पहले ही था। तेल कंपनियों पर हमने कई बार यहाँ प्रेस वार्ता की, कई बार आंदोलन किए, कई बार ये मुद्दे उठाए कि अंतर्राष्ट्रीय मूल्य इतने कम हैं, उसके बावजूद 19 दिन में 19वीं बार आज कीमतें बढ़ रही हैं और दिल्ली में तो डीजल पेट्रोल के बाहर पार हो गया है। तो ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। देशवासी कोरोना की वजह से जो अर्थव्यवस्था की हालत हुई, उससे पहले जो अर्थव्यवस्था की हालत थी, दोहरी मार झेल रही है देश की अर्थव्यवस्था। देश का छोटा और मध्यम दर्ज व्यक्ति, सब पर इसकी मार पड़ रही है। ऐसे में आप डीजल और पेट्रोल के मूल्य बढ़ाते चले जा रहे हैं, बेतहाशा बढ़ाते चले जा रहे हैं। 16 से 20 लाख करोड़ आप अर्जित कर चुके हैं बढ़े हुए मूल्यों से। तो देश परेशान है। सैनिकों ने बड़ी वीरता से पिछले 73 सालों से हमारी सीमाओं की रक्षा की। गलवान घाटी जैसा इलाका जो कभी डिस्प्यूटेड था ही नहीं, जिसपे कभी कोई विवाद नहीं था, हमारी सरकार की बहुत ही निम्न स्तर की कूटनीति के चलते आज उसको डिस्प्यूटेड करार करने पे आमदा है चाइना। ऐसे में वीर सैनिकों का मनोबल बना रहे, मजबूत रहे। हम उनके साथ हैं, पूरा देश उनके साथ है। और ये बात बार बार इस देश के हर एक नागरिक को दोहरानी चाहिए कि हमारी मजबूत सेना है। भले ही प्रधानमंत्री कमजोर हो, सरकार कमजोर हो, सेना की मजबूती में कहीं कोई कमी नहीं है, न दिखती है, न दिखेगी, न थी, न है, न रहेगी। हम सेना के साथ खड़े हैं, पूरा देश सेना के साथ खड़ा है। हम सरकार से भी ये उम्मीद करते हैं कि सबको साथ लेके सेना के पीछे खड़ी रहे। धन्यवाद। मैं आखिरी सवाल लेता हूं अब्दुल बारी जी का। अब्दुल, आप सवाल पूछिए। अब्दुल जी। सर, आपने अभी जो है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आंसर्स ये कहा कि मोदी जी ने पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी किया है, जो हगिंग डिप्लोमेसी की है। तो कांग्रेस पार्टी ये क्यों नहीं पूछना चाह रही है कोई भी कंट्री जो है, ना अमेरिका, ना फ्रांस, ना यूके, कोई भी कंट्री, नॉट ए सिंगल कंट्री इज कमिंग फॉरवर्ड to express solidarity with our country. आवाज नहीं आ रही सर आपकी। अनम्यूट कर ले। मेरा सवाल सुन लिया सर आपने? बिल्कुल सुन लिया। हाँ। सही बात है। आपने एक क्वाड्रिलेटरल स्ट्रेटेजिक डायलॉग के लिए क्वाड नाम का बनाया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान और भारत है। क्वाड के कौन से देश आपके सामने आपके लिए खड़े हुए हैं आज, मुझे बताइए। वुहान हुआ तो आप क्वाड भूल गए। क्वाड के देश उस वक्त भी शिकायत कर रहे थे कि साहब भारत तो वुहान के नशे में है, जहां बिना एजेंडा की यात्रा करते हैं मोदी जी चाइना की। बिना एजेंडा की यात्रा, देश के प्रधानमंत्री बिना एजेंडा की यात्रा में कैसे जाते हैं? हम और आप भी अगर विदेश जाते हैं तो कोशिश करते हैं थोड़ा कुछ काम भी कर लें वहां। ये बिना एजेंडा की यात्रा क्या होती? तो जब वुहान हुआ
मोदी जी अपने उसी नशे में, वुहान के नशे में लौटे। क्वाड के देशों ने उन्हें कहा कि साहब अब वुहान हो गया तो आप क्वाड पे को महत्व नहीं दे रहे। तो आपकी पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी के नतीजे सबके सामने हैं। आप अमेरिका जाते हैं, वहां तालियां बटोरने, आपका एक ही मकसद है, देश में वोट बटोरो, विदेश में ताली बटोरो। तो उससे तो देश के हितों की कोई रक्षा नहीं हो पा रही, न देश की अर्थव्यवस्था की रक्षा हो रही है, न देश के सामरिक हितों की रक्षा हो रही है। So if your diplomacy abroad is just to get applause and within the country just to get votes, now that doesn't serve the short-term, medium-term and long-term strategic interests or economic interests of the country. As we can see on all our borders, as we can see in the health of the economy, nobody is coming forward today to stand in solidarity with us. So where is the diplomatic heft? Where is the so-called goodwill Mr. Modi had personally earned? Was it just for himself or for the country? These are questions that will be asked. These are uncomfortable questions, and therefore we know why he gets angry when Rahul Gandhi asks these uncomfortable questions. We understand क्यों गुस्सा आता है मोदी जी को, हमें वो भी समझ में आता है, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो किसी को भी असहज कर देंगे, जिसका उत्तर वो दे नहीं पाएंगे। तो जब आप उत्तर नहीं दे पाते तो आप लाल आंख दिखाते हो, अपने ही देशवासियों को दिखाते हो। जो लाल आंख आपको दुश्मन को दिखानी है वो आप अपने देश में दिखा रहे हो, अपने सेना के सेवानिवृत्त जनरल्स को दिखा रहे हो, विपक्ष को दिखा रहे हो, मीडिया को दिखा रहे हो। अरे साहब छोड़िए ना, बाद में दिखा दीजिएगा हमें लाल आंख। अभी वक्त है मिलकर चीन को लाल आंख दिखाने का। अभी वक्त है सेना के साथ मजबूती से खड़े रहें और सेना का मनोबल ऊपर रखें। अभी वक्त उस बात का है। धन्यवाद पवन जी। मयंक शायद सवाल पूछना चाह रहे हैं, बार बार इंडिकेट कर रहे हैं। मयंक जी। पवन जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मिल जी। मेरा सवाल, आपने जो अपनी ब्रीफिंग में शुरुआत से जो बातें कही, चाहे वो भाजपा के नेताओं का चीन जाना हो लगातार यात्रा पे, और चाहे वो ग्लोबल टाइम्स समेत वहां का जो सरकारी या प्रोपेगेंडा मीडिया है उसके जो आर्टिकल्स या स्टोरीज हैं, तो क्या इसको अगर हम गहराई में समझें तो पहली बात कि क्या चाइना दरअसल ये चाहता है कि एक ऐसी सरकार भारत में रहे जो विपक्ष या किसी तरह के जो पब्लिक ओपिनियन है, जो राय है जनता की, उसको दरकिनार करके उसके साथ उसकी जो आर्थिक नीतियां हैं उसको आगे बढ़ा सके, यानी कि इसको आप देखें तो अनडेमोक्रेटिक या कम डेमोक्रेटिक सरकार रहे। दूसरी बात, क्या आप ये भी कहना चाह रहे हैं या ये शंका जता रहे हैं कि जिस तरह की विदेश यात्राएं हुई हैं या जो ये एनएसए के ये जो आपके जो लोग वहां आते जाते रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसा है भारत और चीन के बीच में जो एक पब्लिक डिप्लोमेसी के अलावा है जो हम लोग नहीं जानते? क्या इस तरह की शंका आप बता रहे हैं? देखिए, हम सीधी बात कह रहे हैं। चीन कौन होता है हमारे चुनाव में, हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने वाला? चीन नहीं निर्णय लेगा कि ये देश किस सरकार को, भले कोशिश करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देश के हर वोटर तय करेगा कि वो किस सरकार को चुनना चाहता है। हाँ, चीन ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी ग्लोबल टाइम्स के आर्टिकल में। गुजरात के असेंबली चुनाव के वक्त की उम्मीद करते हैं मोदी जी फिर जीते हैं, उनकी आर्थिक नीतियों से चीन की कंपनियों को बड़ा लाभ होता है, भारत एक बड़ा मार्केट बन गया है चीन के लिए। ये सब उनकी सोच हो सकती है। भारत का नागरिक, भारत का वोटर अपने तरीके से अपनी सरकार चुनता है। किसी देश को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि वो भारत की वोटिंग बिहेवियर पर कोई प्रभाव डाल सकता है। नंबर 2, ये प्रश्न तो जायज है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के सुपुत्र इंडिया फाउंडेशन के मार्फत अलग अलग देशों की यात्रा करते हैं, बैठकों में हिस्सा लेते हैं, अलग अलग तरह के लीडर्स से मिलते हैं, देशों के लोगों से मिलते हैं, थिंक टैंक्स से मिलते हैं, संगठनों से मिलते हैं। वहां क्या बात होती है? ये सब होने के बाद भी भारत की लद्दाख की वो सीमा, गलवान वैली, जो कभी डिस्प्यूट में नहीं थी, डिस्प्यूट में आ जाती है। 45 सालों में कभी उस बॉर्डर पे इस तरह की घटना नहीं घटी थी जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हो जाएं। तो ये प्रश्न तो उठेंगे कि ये क्या है इंडिया फाउंडेशन, क्या काम है इनका, क्या भूमिका है इनकी, क्या कूटनीति का कौन सा ट्रैक चला रखा है इन्होंने कि जिसके नतीजे में ये निकल रहा है और कोई रास्ता नहीं निकल रहा। तो ये प्रश्न उठेंगे, ये सवाल का जवाब देश के रहनुमा को देना चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।